डॉक्टर सुनीता जी से आग्रह करूंगा कि वे आए और पांडे जी के उस आलोचना के गुण धर्म, उनकी सीरत पर चर्चा करें। डॉक्टर सुनीता जी। निशांत जी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ मेरी आवाज आ रही होगी। जी जी जी। सबसे पहले मैं आदरणीय मैनेजर पांडे सर को प्रणाम करती हूँ और उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। मैं वह विद्यार्थी हूँ जिन्हें उनके कक्षा में पढ़ने का अवसर नहीं मिला, लेकिन बाउंड्री बॉल से बाहर खड़े होकर जो पढ़ने का अवसर मिला है, मैं उसे कभी भूल नहीं सकती हूँ। जब अनामिका जी अपनी बात रख रही थी, उसके बाद गोपाल प्रधान जी बोल रहे थे और फिर जब रेखा जी बोल रही थी, दोनों लोगों को मैं जब गौर से सुन रही थी तो मैं बहुत भावुक हो रही थी, मेरी आंखें नम हो रही थी कि काश मैं ऐसे विराट व्यक्तित्व से पढ़ने का भी अवसर पा चुकी होती तो शायद मेरे पास और भी बहुत सारी चीजें होती कहने के लिए। लेकिन मेरे पास जो छोटा सा अनुभव है वो शायद इन सारे अनुभवों से भी बड़ा अनुभव है, वो है व्यक्तित्व का अनुभव। मैं विद्यार्थी नहीं थी, फिर भी 2006-07 में चिलचिलाती धूप में मैंने सर को फोन किया कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। उन्होंने जिस गर्मजोशी से पूछा और कहाँ हो और बताया, फिर जब हम पहुंचे तो दरवाजा खुला था। ये हमारे लिए सबसे अद्भुत था कि एक इतना बड़ा आलोचक, विराट व्यक्तित्व जिनकी किताबों को पढ़ करके हमने लिखना सीखा कि कैसे निबंध लिखते हैं या कोटेशन को जोड़ते कैसे हैं, उनके दरवाजे हम जैसे अनजान विद्यार्थी के लिए खुले हैं। और वो इतना अद्भुत था अनुभव कि उसे मैं यहाँ नहीं, बल्कि ये अभिनंदन समारोह है, मैं उसे किसी और परिप्रेक्ष्य में लिखना पसंद करूंगी, जिससे इनके किताबों के आलोक में, ओट में खड़े होकर मैं उस अनुभव को लिख सकूं और कह सकूं कि हाँ, मैं मैनेजर पांडे जी से कभी मिली थी उस गर्मी के धूप में और शीतल छाया सी अनुभूति हुई थी। उस अनुभूति को अभी शब्द नहीं दे पाऊंगी। जब अनामिका जी बोल रही थी तब उन्होंने एक शब्द, एक लाइन कही थी, एक वाक्य कही थी, परंपरा में हर शब्द त्याज्य नहीं है। इसी बात को अगर मैं रामचंद्र शुक्ल जी के संदर्भों से लूं तो वो कहते थे, हिंदी साहित्य की यह विशेषता है कि इसमें साहित्य की जो एक परंपरा शुरू हो जाती है वह कभी मरती नहीं। तो आलोचना की जो एक परंपरा भारत में शुरू हुई है वह परंपरा कभी नहीं मरेगी, क्योंकि हमारे बीच में आलोचना के वह स्तंभ मौजूद हैं जिन्हें हम मैनेजर पांडे के नाम से जानते हैं। मैनेजर पांडे जी का एक सूत्र वाक्य मुझे हमेशा दिमाग में रहता है पढ़ने के दौरान से ही। कार्ल मार्क्स का एक कथन था, कविता मानवता की मातृभाषा है। जब इसकी विवेचना और विश्लेषण करते हैं तो उसमें हम सहज डूब जाते हैं। वहां वो कहते हैं कविता मातृभाषा की तरह सहज होती है। उसकी विवेचना, अर्थ विवेचना देखिए कि कार्ल मार्क्स ने जिसे मातृभाषा कह करके एक सूत्र में बांधा, उसको मैनेजर पांडे जी विवेचित करके हमारे लिए सुगम बना देते हैं, बल्कि एक तरह का मार्ग दे देते हैं कि हमें कविता के अंतर ध्वनियों में या अंतर संबंधों से अपने आप को जोड़ने के लिए किन पगडंडियों से होकर के निकलना चाहिए। उसी बात को कहते हैं कि मनुष्य अत्यंत घनीभूत सुख या दुख की जब अनुभूति करता है तब वह अपनी मातृभाषा के गोद में ही जाकर बैठता है और वहीं पे जुड़ता है। यह मेरे दिमाग में हमेशा यह लाइन रही है। लेकिन एक जगह मैंने जब इनका इंटरव्यू सुना था तो आजकल के बौद्धिक कविता पर सर ने एक बड़ी विवेचनात्मक दृष्टि रखी कि जो बौद्धिक कविता है वह यह आत्मरक्षा में गढ़ा गया कुतर्क है। तब वह विवेचना थोड़ा सा अलग समझ में आने लगता है कि क्या एक समय के बाद रचना के अंतर्दृष्टि में जब हम प्रवेश करते हैं तो उसकी निमित्तियां बदल जाती हैं, अर्थवत्ताएं भी शायद एक नया आकार ग्रहण कर लेती हैं। जब हम मैनेजर पांडे शब्द को उद्घृत करते हैं तो मुझे लगता है कि 6ठी शताब्दी के भृतहरि से लेकर के अभी जब कोरोना का महामारी अपने चरम पर था, लोग पलायन कर रहे थे, एक त्रासदी से गुजर रहे थे, अवसाद का एक ऐसा बयार चल रहा था, उस बयार को एक भोजपुरी गीत के साथ जिस तरह से इन्होंने बयां किया, वह आलेख जो है पठनीय है नहीं है, बल्कि उसमें घुसकर सीखने की चीज है कि हमें मैनेजर पांडे क्या दे रहे हैं। आलोचना का एक
कर्म कैसे विकसित हो रहा है। और उस आलोचना कर्म के विकास प्रवृत्ति को जब हम देखते हैं तो मुझे उन्हीं का खुद का कथन याद आता है कि साहित्य कर्म की पूरी प्रक्रिया जो है सामाजिक व्यवहारिक का ही एक विशिष्ट रूप है। जब वो सामाजिक और व्यवहारिक को विशिष्ट रूप में निरूपित करते हैं तब यहाँ पर एक नया डायमेंशन हमारे सामने खड़ा हो जाता है कि उनकी साहित्य के समाज शास्त्र की भूमिका क्यों तैयार की गई होगी और हम विद्यार्थियों के बीच में वह किस तरह से एक नया आकार लेकर के प्रकट हुई होगी कि हाँ, साहित्य का जो समाज शास्त्र है उसका गठन हमारे सामाजिक परिवेश के व्यवहारिक विशिष्टता से तैयार होती है। यह एक बड़ी चीज मुझे समझ में आई थी, क्योंकि एक जगह मैं जब सर को पढ़ रही थी तो दो चीजों को लेकर के मैं थोड़ा सा मुझे लगा कि यह सर का एक विकास क्रम है। जो आलोचना क्रम है उसको एक लाइन में एक जगह ये कहते लिखे हैं कि विचारधारा के बिना आलोचना और साहित्य दिशाहीन होता है। लेकिन जब हम इसी चीज को आगे पढ़ते हैं तो वो कहते हैं आलोचना में पारिभाषिक शब्दावली का ईमानदारी से प्रयोग होना चाहिए। इसी बात को एक घटना के क्रम में नामवर सिंह जी अपने साक्षात्कार में अपने गुरु मैनेजर पांडे जी अपने गुरु नामवर जी को याद करते हुए एक बात कहते हैं कि जब मैंने अपना एक आलेख लिखा था और उसको मैंने नामवर जी के पास भेजा था तो उन्होंने उसमें कोई संशोधन नहीं किया था। लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि इसमें क्या समस्या है तब उन्होंने उनको समस्या को कैसे बताया था। ये बताने की जो कला उन्होंने वहां पर लिखित किया है, दरअसल वो हम सभी विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी मार्गदर्शक पूंजी है। पूंजी शब्द आते ही पूंजीवाद की ध्वनि आती है, लेकिन अभी जब अनामिका जी कह रही थी कि साहित्य का भी एक पूंजी होता है जिसका बंटवारा होना चाहिए, तो आलोचना भी एक पूंजी है जिसका बंटवारा किया जाना चाहिए। तो इस संदर्भ में मुझे अज्ञे जी की एक छोटी सी बात याद आती है कि हमें एक आलोचनात्मक राष्ट्र का निर्माण करना होगा। ध्यान दीजिए कि वो कह रहे हैं कि हमें आलोचनात्मक राष्ट्र का निर्माण करना होगा। तो मैं इस लाइन को जब पढ़ती हूँ और फिर मैनेजर पांडे जी की किताबों की तरफ घुसती हूँ और शब्द कर्म की तरफ जाती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, हमारे सामने हमारे साहित्य में हमारे समाज को एक आलोचनात्मक राष्ट्र निर्माण की जो परिपाटी पहले बनी हुई थी उसकी एक सूत्रवाहिका हमारे सामने मौजूद है। क्योंकि मैनेजर पांडे जी के रचना कर्म को किसी एक क्रम में बांधना मुश्किल है। मैं एक विद्यार्थी के तौर पे अपने छोटे अनुभवों के साथ अपनी बात रख रही हूँ। सर यहाँ मौजूद है तो थोड़ी सी मैं अपने आप को नर्वस भी फील कर रही हूँ कि सर इसको कैसे देख रहे होंगे, कैसे समझ रहे होंगे कि क्या कह रही है। तो मैं एक विद्यार्थी के तौर पर ही उन्हीं की एक लाइन को थोड़ा सा अलग दृष्टि में जब देखती हूँ तो वो अपने विचारधारा के परिप्रेक्ष्य में ही दूसरी बात कहते हैं, तो वो ज्यादा मुझे महत्वपूर्ण और समीचीन लगती है कि हमें इसको ऐसे भी देखने की आदत विकसित करनी चाहिए। वो कहते हैं अपने समय और समाज के संदर्भ में प्रगतिशील होने के लिए मार्क्सवादी होना आवश्यक नहीं है। गौर करें, मार्क्सवादी होना आवश्यक नहीं है। अगर कोई रचनाकार अपने समय और जीवन से गहरे स्तर तक जुड़ा हुआ है तो उसकी रचनाशीलता में प्रगतिशीलता होगी। ये एक बड़ी बात मुझे लगी कि व्यक्ति को कभी भी किसी चीज से बंध नहीं जाना चाहिए, बल्कि समय के धारा में जो प्रवाहिता हमें एक नदी की जो धारा बहती है, मछली बेशक विपरीत धारा में बहती है, लेकिन जब रचना कर्म है वो राष्ट्र के साथ बहती है, लेकिन उसको सजग करते हुए उसकी ध्वनि जनता की होनी चाहिए। इसको मैंने ऐसे देखा कि जनता के स्वर के साथ, उनकी पीड़ा के साथ, उनके संवेदना के साथ, उनके दुख के साथ और उनके अंतस में बैठे जो तलछट की काइयां जम रही हैं, उन काइयों को खुरच खुरच के निकालने के क्रम में देखना चाहिए। और इसी क्रम में एक बात और मुझे जब मैं दोबारा इस चीज को रिमाइंड कर रही थी तो एक चीज ध्यान आया कि स्त्री आलोचना को लेकर के बहुत बातें होती हैं। और मैं सर का एक साक्षात्कार, बहुत पुराना साक्षात्कार था जिसको मैं दोबारा
कुछ दिन पहले ही फिर से देख रही थी, तो उसमें इन्होंने स्त्री आलोचना के संदर्भ को लेकर के एक छोटी सी बात कही थी कि इस हिंदी में स्त्रीवादी आलोचना का विकास कम विकसित हुई है, बेशक विमर्श का विस्तार हुआ है। ये इस बात को हमें गौर करना चाहिए कि आलोचना का विकास नहीं हुआ है, विकसित नहीं हुई है, बल्कि विमर्श का विस्तार हुआ है। ये अंतर एक लाइन में बताने का अगर गुण किसी में है तो मुझे लगता है कि मैनेजर पांडे जी में ही है। और इन्होंने एक जगह जब कविता का संदर्भ कोट करते हैं तो कहते हैं कि आज कवि पुरस्कृत हो रहे हैं और कविता तिरस्कृत हो रही है। तब ये संदर्भ वर्तमान को ज्यादा झकझोरनी चाहिए कि वाकई में हम जब इतना ज्यादा लिख रहे हैं तो उसमें हमारे साहित्य की जो मूल परंपरा है, इसीलिए मैंने परंपरा रामचंद्र शुक्ल के संदर्भ से लिया, उसको हम कितना आगे लेकर जा रहे हैं और कितना बचा रहे हैं। क्योंकि कालातीत में जब संदर्भ बदलते हैं और इतिहास बदलते हैं, उसकी निर्मितियां भी बदल जाती हैं और उसकी विवेचनाएं जो हैं नए तरीके से, नई परिपाटी के साथ और नए संदर्भों के साथ रखे जाने लगते हैं। तो कविता पुरस्कृत हो रही है कि नहीं हो रही है, उस पुरस्कृत और तिरस्कृत की जब विवेचना मैनेजर पांडे जी करते हैं तो एक सूक्ष्म नजर रखते की बात करते हैं कि हमें उसको समझना होगा। आज मुझे लगता है कि देर होने से पहले ही हमें समझ जाना चाहिए कि अधिक लिखने से ज्यादा जरूरी है कि हम समाज के उन तकलीफों के साथ कितना अपने कदम को मिला पा रहे हैं। शायद उन कदमों को अगर नहीं मिला पाएंगे तो यह सर के कहे हुए बात जो है हो सकता है उनके रहने के दौरान ही पटल पर आ जाए कि वाकई में कविता ही तिरस्कृत हो रही है, व्यक्ति पुरस्कृत हो रहे हैं। ये बड़े सवाल खड़े होते हैं। इन संदर्भों को हो सकता है कुछ लोगों को ये भाव चोटिल भी कर जाए कि मतलब एक युवा ऐसे बात को कोट कर रही है। जब इसी क्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो मैनेजर पांडे जी कहते हैं कि जो बौद्धिक कवि होते हैं और अपनी ही कविता के आलोचना के पक्ष में जब खड़े होते हैं तो इसका मतलब सीधा होता है कि वह आत्मरक्षा कर रहे हैं। और आत्मरक्षा में खड़ा हुआ लेखक कभी भी बड़ी रचना नहीं कर पाता है। ये मुझे इसका ये संदर्भ ऐसा लगा कि ये इस भाव की बात कर रहे हैं। और स्त्री की जब मैं बात कर रही थी तो स्त्री आलोचना पर इन्होंने जो बात अपनी रखी कि स्त्री आलोचना का विकास नहीं हुआ, तब मुझे ध्यान आ रहा था कि मैनेजर पांडे जी ने हंस का एक विशेषांक निकला था, एक नहीं बल्कि वो श्रृंखला में निकला था हंस का स्त्री विशेषांक। उसके एक विशेषांक में तेलुगु की एक कवयित्री हैं, उनकी रचनाओं की विवेचना की थी। शायद वो मित्रों, ये मैं आभारी हूँ। साथ में हमारी आवाज जा रही है कि नहीं? हाँ सर, आ रही है सर। तो इसलिए एक तो जितने लोगों ने आज मेरे बारे में जो कुछ कहा उस सबके लिए उन सबका बहुत आभारी हूँ। अनामिका ने जैसा अंग्रेजी साहित्य का ज्ञान है अनामिका का, तो उसके हर भाषण में वो प्रकट होता है और यहाँ भी प्रकट हुआ, और इसीलिए उसमें गहराई भी होती है और विचारशीलता भी होती है। बीच बीच में कुछ वाक्य ऐसे भी मिल गए कि मुझे बहुत मजा आया, आनंद आया। बस जैसे संजीव ने एक वाक्य कहा था कि पांडे जी होंगे आलोचक अपने घर के। अब कौन बताए संजीव को कि आलोचक कोई अपने घर का नहीं होता, वो तो देश का, समाज का, शहर का होता है। अपने घर को बचाता है, बल्कि क्या घर का आलोचक। अभी जो आखिरी लड़की बोल रही थी सुनीता, उसकी बात से एक बात मेरे ध्यान में है। मेरे यहाँ अपने रिसर्च के बारे में सलाह मशवरा करने
जेएनयू की, डीयू की, जामिया की छात्राएं और छात्र आते रहे। एक बार डीयू की 2-3 लड़कियां आई। मैं जब उन लोगों से बात कर लिया और वो जाने लगी तो उसमें से एक लड़की ने संकोच के साथ कहा कि सर हम लोग एक बार और 3 दिन बाद आ सकते हैं क्या? तो मैंने कहा कि जरूर आओ, मेरे पास जो है वो सब ले जाओ, क्योंकि तुम लोगों को नहीं दूंगा तो उसको ले जाके बैंक में जमा करूंगा क्या? ज्ञान जो है बांटने से ही बढ़ता। तो इसलिए ये अपने विद्यार्थियों, छात्रों, छात्राओं से आत्मीयता की प्रवृत्ति मेरी बहुत पुरानी है। और मुझे भी अपने शिक्षकों से, मिडिल स्कूल के शिक्षक, हाई स्कूल के शिक्षक, डीएवी डिग्री कॉलेज के शिक्षक, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के शिक्षक उनसे आत्मीयता और प्रेम मिलता रहा है और उसी से मैं बना हूँ। मैं अपने छात्रों की विचारशील बातें सुनकर मन बहुत मेरा प्रसन्न होता